हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे किताबी कीड़ो। और आज हम करेंगे रजिया सुल्तान के पतन के कारण। रजिया सुल्तान बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, लेकिन क्वेश्चन हमेशा उसके डाउनफॉल पे आता है। तो रजिया सुल्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऐसा नहीं कि वो पहली महिला शासक है पूरे भारत में, और कि भाई महिलाओं को जोड़ा ही नहीं गया शासन तंत्र से, लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। क्योंकि अगर हम देखें प्राचीन काल से भारत में हम उदाहरण पाते हैं, जैसे रानी नयनिका या नागनिका, जिसने नानाघाट अभिलेख खुदवाया, या ये सातवाहन वंश की थी, और सातवाहन में शतकर्णी प्रथम की वाइफ थी। तो और इसी तरह से हम एग्जाम्पल देखते हैं गौतमी बलश्री का। फिर हम बाद में एग्जाम्पल देखते हैं प्रभावती गुप्त का। ये मैं प्राचीन काल के एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, यानी रजिया सुल्तान से पहले के एग्जाम्पल, जो महिला हैं लेकिन उन्होंने शासन तंत्र में पूरी तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। प्रभावती गुप्त, जो कि वाकाटक वंश से थी, उसने अपने 2 पुत्र दामोदर सेन और दिवाकर सेन के संरक्षणकर्ता बनकर रूल किया। और रजिया सुल्तान के बाद भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे रजिया सुल्तान के बाद अगर हम देखें तो काकतीय वंश की जो रुद्रम्बा देवी हैं, जिन्होंने रुद्रदेव के नाम से रूल किया, या हम देखते हैं रानी दुर्गावती, चांद बीबी, अहिल्याबाई होलकर, और कश्मीर में भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। दीदा का एग्जाम्पल तो आप सब जानते होंगे, रानी दीदा का। और इसके साथ साथ कश्मीर में एक और शासिका है जो हुई पूर्व मध्यकाल में, तो वो सुगंधा है। तो हम इन सब का एग्जाम्पल देखते हैं कि वो महिलाएं थी, लेकिन उन्होंने शासन तंत्र में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और वो रूलर भी रही इनमें से कुछ। किंतु रजिया सुल्तान इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी, जिसने कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम भी थी और अंतिम भी थी। तो और क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि रजिया सुल्तान जो है वो एक ऐसे रूढ़िवादी समाज से आती थी, एक ऐसे ट्रेडिशनल ग्रुप से आती थी कि जिसमें महिला का शासक होना ज़्यादा कठिन था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि रजिया सुल्तान जो है वो खुद नहीं बनी, बल्कि उसको सक्सेसर नियुक्त किया था उसके पिता। जैसा आप जानते हैं कि रजिया सुल्तान की जो जन्म हुआ वो 1205 में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक उनके नाना थे और इल्तुतमिश इनके पिता थे। और इल्तुतमिश ने शुरुआती दौर से ही, बचपन से ही अपने पुत्र की दक्षताओं को पहचाना था, और उसे तीरंदाजी, तलवारबाजी और घुड़सवारी सब आता था उसे, यानी जो पुरुषोचित गुण थे वो भी रजिया सुल्तान में थे। तो ये जो और उस प्रशासनिक दक्षता, क्योंकि इल्तुतमिश जब 1230 में ग्वालियर के अभियान में गया, तो उस समय वो अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का चार्ज दे के गया। और रजिया सुल्तान ने इन वर्षों में जब अपने पिता उसके ग्वालियर में थे, तो उन वर्षों में उसने बहुत बखूबी से दिल्ली सल्तनत पर रूल किया। बल्कि अगर हम देखें तो इल्तुतमिश जब वापस आता है तो उसके कुछ समय बाद ही वो रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है, यानी शी वॉज डेजिग्नेटेड एज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश बाय इल्तुतमिश हिमसेल्फ। तो ये क्या है, यानी ये भी एक नवाचारी था कि इल्तुतमिश अपने पुत्रों के जीवित होते हुए भी उसने अपनी पुत्री को शासक बनाया, या अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तो और वो कहता भी है कि मेरे पुत्र जो, वो इस बात को मानता है कि मेरे पुत्र जो है वो भोग विलास में लिप्त हैं, और उसको पता था कि रजिया सुल्तान में ही प्रशासनिक दक्षता है। लेकिन क्या हुआ, 1236 में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो रजिया सुल्तान को रूलर नहीं बनाया गया, बल्कि इल्तुतमिश का जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, उसको रूलर बनाया गया। और जैसा कि इल्तुतमिश ने फोरकास्ट किया था, भविष्यवाणी की थी कि उसके पुत्र जो हैं वो प्रशासनिक दक्षता में बिल्कुल नील हैं, बिल्कुल मतलब अक्षम हैं, तो वैसा ही हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज ने केवल 6 महीने और 25 दिन उसने रूल किया, और उसके खिलाफ उसके व्यवहार के, प्रशासनिक व्यवहार और उसके इवन अपने जो करेक्टर वाइज उसका व्यवहार था, उसके खिलाफ इक्तेदारों ने विद्रोह कर दिया। और एक ऐसे ही विद्रोह को दबाने में जब रुकनुद्दीन फिरोज व्यस्त था, तो उस समय रजिया सुल्तान ने जो सत्ता है उस पर अपना कब्जा किया। और ये भी एक बड़ी बात थी कि रजिया सुल्तान
को सपोर्ट, रजिया सुल्तान जो रूलर बनी वो उमरा वर्ग की मदद से नहीं बनी, ना ही इक्तेदारों की मदद से बनी, बल्कि वो किसकी मदद से बनी, वो दिल्ली की जनता की मदद से बनी। और ये एक बहुत अलग सी चीज़ थी, क्योंकि ये जो दिल्ली की जनता का सपोर्ट उसे प्राप्त था, ये उसकी शक्ति का मुख्य आधार बना। बाद में भी जब उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, जब उसका पतन हुआ, तो दिल्ली की जनता उसके खिलाफ नहीं थी। तो इस तरह वो 1236 में रूलर बन गए। अब करेंगे उसके पतन के क्या काम थे। रजिया सुल्तान ने केवल 1236 से लेकर, यानी उसने केवल 3 वर्ष 6 माह हार्डली रूल किया होगा, और 1236 से लेकर 1240 तक। तो इन 3 वर्षों में जब उसमें इतनी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़ थी जिसका इल्तुतमिश को पता था, उसके बावजूद वो उसको सत्ता से क्यों हटा दिया गया और उसका पतन क्यों हुआ, तो वो हम कारण करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे रजिया सुल्तान के पतन की। तो रजिया सुल्तान के पतन के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है वो था रजिया सुल्तान के विरुद्ध तुर्कान चहलगानी का जाना। तुर्कान चहलगानी क्या था, एक 40 तुर्क सरदारों का समूह था जो कि जिसकी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी। और इल्तुतमिश ने ये स्थापना क्यों की थी, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसको यहाँ पे भारत में अगर अपना साम्राज्य स्थापित करना है, भाई नेचुरली मुस्लिम तो बाहर से आए हुए थे ना, उनका यहाँ सपोर्ट सिस्टम तो नहीं था, तो उसको ये लगता था कि अगर मुझे कोई सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है तो ये ज़रूरी है कि मैं एक ग्रुप बनाऊं अपने समर्थकों का। और वो उसने अपने समर्थकों का ग्रुप बनाया, और उसी ग्रुप का नाम जो था वो तुर्कान चहलगानी दिया गया। तुर्कान चहलगानी जो है शुरुआती दौर में उसके खिलाफ नहीं था, रजिया के खिलाफ, क्योंकि यद्यपि रजिया के शासक बनने में तुर्कान चहलगानी का या उलेमा वर्ग का कोई भी योगदान नहीं था। तो उनको ये लगा कि मतलब जो अगर हम देखते हैं कि इस पीरियड में उमरा वर्ग जो है, नोबिलिटी जो है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इन द सिलेक्शन ऑफ इन मेकिंग द रूलर, यानी एक किंग मेकर की भूमिका अदा कर रही है। तो वो नहीं था, यानी रजिया जो है उसके शासक बनने में ना तो उलेमा वर्ग का कोई हाथ था और ना ही तुर्कान चहलगानी का कोई हाथ था, और वो शुरुआती दौर में उसके विरुद्ध भी नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि तो और यही रजिया सुल्तान का पतन का मैं मुख्य कारण मानती हूँ कि रजिया सुल्तान ने तुर्क सरदारों को नाराज किया। और वो नाराज क्यों किया, क्या किन अपनी एक्टिविटीज़ से किया, कि एक तो पहला उसने तुर्क सरदारों का, जैसे कि तुर्क सरदार उनको लगता था कि रजिया सुल्तान एक महिला है और वो एक कठपुतली शासक बनकर रहेगी, और अगर वो कठपुतली शासक बनकर रहती, यानी पपेट जिसको कि रिमोट कंट्रोल करते नोबल्स दिल्ली सल्तनत के, तो वो उसके पक्ष में थे। लेकिन रजिया सुल्तान अपने शासक होने के पूरी जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करने लगी। और वो प्रयोग कैसे करने लगी, जैसे अगर हम देखें कि अगर पुराना थोड़ा सा देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को अमीरों में से एक अमीर मानता था। इल्तुतमिश ने कभी भी अपने पद का, जो शासक का जो सत्ता है, उसका प्रदर्शन नहीं किया, जबकि रजिया सुल्तान बिल्कुल अलग थे। रजिया सुल्तान ने उस शासक होने के जो प्रदर्शन है, यानी राजत्व का जो पावर है, सत्ता है, उसको शो भी किया और उसको बढ़ाया भी। और आप देखते हैं कि यही राजतंत्र के, यानी किंग के जो पावर्स का को स्थापित करने का जो प्रोसेस रजिया के समय में शुरू हुआ, और वो हम देखते हैं उसकी पराकाष्ठा हम देखते हैं बलबन के समय में। तो रजिया सुल्तान ने दरबार में कैसे आना शुरू कर दिया, उसने वो महिलाओं के वस्त्र नहीं पहनती थी, या ना तो बुर्का पहनती थी, बल्कि वो एक किस्म से कुबा या कोट या कुर्ता, उसका कुछ भी आप समझ सकते हैं, उस टाइप का पहनती थी, यानी पुरुषों वाली वेशभूषा थी। और एक कुलवा, जो एक पगड़ी भी जिसको कह सकते हैं, पगड़ी जैसी वस्त्र सिर पर पहनती थी। तो वो जो था वो किसके लिए, वो तुर्कों के लिए, और उस काल की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के थोड़ा सा अगेंस्ट था।
यानी काफ़ी अगेंस्ट था। एक तो तुर्क सरदार उससे इसलिए नाराज है क्योंकि वो अपनी सत्ता का प्रयोग कर रही है, जबकि उनको आदत पड़ी हुई किसकी, कुतुबुद्दीन ऐबक की और इल्तुतमिश की आदत पड़ी हुई है, जिसमें कि वो अपनी सत्ता का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। तो उसका पुरुषों की वेशभूषा में आना, सेना का खुद नेतृत्व करना, घोड़े पर सवार होना, हाथी पर सवार होना, वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल वर्ग है उसमें उलेमा भी समझ लो या पुरुषों की ईगो भी समझ लो, उसको हर्ट करता था। लेकिन ये उसके पतन का मुख्य कारण नहीं था। उसके पतन का जो मुख्य कारण था वो था कि उसने तुर्क सरदारों की कठपुतली बनने से मना कर दिया था। यानी तुर्क सरदार चाहते थे कि वो उनके इशारों पर कार्य करे, तो उसने करने से मना कर दिया और उसके खिलाफ विद्रोह होने शुरू हो गए। जो पहला विद्रोह है वो उसके वजीर जुनादी का ही विद्रोह है और उसने उस विद्रोह को दबाने की कोशिश की। यद्यपि वो मतलब परिणाम उसके बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उसका जो एक नाम है वो स्थापित हो गया रजिया सुल्तान का, कि वो ऐसे नहीं है कि स्त्री है तो इन विद्रोहों से डर जाएगी। अब लेकिन रजिया सुल्तान ने बहुत डिप्लोमेटिकली एक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि तुर्क सरदार जो हैं वो बहुत पावरफुल हो चुके हैं। तो इन तुर्क सरदारों की जो दरबार में तुर्क सरदार हैं, इक्तेदार हैं, उनकी शक्ति को कम करने के लिए उसने एक अपना समर्थकों का, जो उसके क्लोज थे, उनका ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। यानी जो ऑलरेडी तुर्काने चहलगानी का ग्रुप तो है ही, तो उसके कंपैरिजन में एक उसने गुट क्रिएट किया, प्रतिस्पर्धी ग्रुप या कॉम्पिटिटिव ग्रुप आप कह सकते हैं, क्रिएट किया। और वो उसमें मेंबर कौन थे, यानी वो ऐसा नहीं कि कोई वो तुर्कानी चहलगानी जैसा नियोजित ग्रुप था, लेकिन उसने अपने समर्थकों को दरबार और राज्य के इम्पॉर्टेंट पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए उसने क्या किया कि तुर्कों का जो एकाधिकार है उच्च पदों पर, जो तुर्कों का उच्च पदों पर एकाधिकार था, उसको उसने चैलेंज किया और उसमें उसकी कई नियुक्तियां उसने की। जैसे उसने अयाज खां हैं, कभी अयाज खां हैं, उसको लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। जैसे उसने रजिया सुल्तान ने अपने जो समर्थक थे उन्हीं को इम्पोर्टेंट पोस्ट पे नियुक्त किया। और ये इसमें से ये नहीं थी कि सारे के सारे ही गैर तुर्क थे, इसमें तुर्क भी थे, लेकिन गैर तुर्कों का अपॉइंटमेंट एक किस्म से तुर्क सरदारों का उच्च पदों पर जो मोनोपोली थी, यानी जो एकाधिकार था, उसको चैलेंज देने का था। और A.L. श्रीवास्तव जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि एक किस्म से उसने तुर्कों की जो उच्च पदों पर एकाधिकार था उसको चैलेंज किया। जबकि सतीश चंद्रा मध्यकालीन भारत के उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी, सतीश चंद्रा, वो इस बात को नहीं मानते। और एक मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसी रजिया सुल्तान के समय में ही राजतंत्र और नोबिलिटी का जो विरोध है वो शुरू हुआ। और हबीब और निज़ामी इस बात को मानते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इतिहासकार हबीब और निज़ामी इस बात को मानते हैं। तो उसने क्या किया, रजिया सुल्तान ने अपने समर्थकों को जो दरबार एवं राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। और इसमें से अगर हम देखें कि बहुत इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, जैसे अमीर आखुर, एक मैं आपको बताना चाहती हूँ जो सबसे कंट्रोवर्शियल नियुक्ति थी। अमीर आखुर कौन था, यानी जो अस्तबलों का अधीक्षक था। अब आपको लगता होगा कि वो कोई इम्पॉर्टेंट पोस्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी शासक के साथ निकटता जो थी वो, मतलब उसकी पोस्ट की वो थी, उसकी पोस्ट की मजबूरी थी वो। तो अमीर आखुर या अस्तबलों का अधीक्षक जिसको नियुक्त किया गया वो तुर्क नहीं था, वो था जमालुद्दीन याकूत, जो कि अबिसीनियन हबशी था। और ये नियुक्ति, इसके अलावा भी नियुक्ति हुई है, जैसे मैंने आपको बताया कि नायब लश्कर पर उसने नायब लश्कर बनाया। और नायब लश्कर किसको बनाया उसने, कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब लश्कर बनाया। तो और हबीबुल्लाह जो इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जो नायब लश्कर का पोस्ट ही क्रिएट किया है वो रजिया सुल्तान के समय में हुआ।
बात कर रहे थे याकूत की। तो जमालुद्दीन याकूत, जिसको कि अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया गया, वो एक बहुत कंट्रोवर्शियल नियुक्ति थी, क्योंकि एक तो वो गैर तुर्क था, अबिसिनियन हबशी था। दूसरा, अब तक उस पद पर, यानी अब तक अमीर आखुर के पद पर केवल तुर्क सरदारों को नियुक्त किया जाता था। अब तुर्क सरदार पहले से ही रजिया सुल्तान से खफा हैं, क्योंकि रजिया सुल्तान उनका कठपुतली बनने से मना कर दिया। रजिया सुल्तान अपने शासक की जो पावर्स हैं उनका पूरी तरह से प्रयोग करते हैं और उनका प्रदर्शन भी करती है। तो याकूत का इस तरह अमीर आखुर बनना, और फिर याकूत के साथ उसकी जो बहुत नज़दीकियाँ थी, इवन इतिहासकार इसामी ये भी कहता है, उस पर आरोप लगाता है कि रजिया और याकूत के बीच में प्रेम प्रसंग था। अब अगर हम इस बात को देखें तो ये तुर्कों की जो पुरुषोचित ईगो थी उस पर बहुत हर्ट करने वाला था, कि एक तो वो तुर्क सरदारों का कहना नहीं मान रही है, दूसरा वो तुर्क सरदारों के जो मनोपली थी उच्च पदों पर उसको ख़त्म कर रही है, और तीसरा वो एक ऐसे समर्थक ग्रुप को क्रिएट कर रही है जो कि गैर तुर्क है। इसलिए इन सब की वजह से इसके रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने शुरू हुआ। पहला जो विद्रोह था वो मैंने आप शुरू में बता दिया था आपको, कि जो उसके वजीर जुनैदी का था। और अगर हम इधर देखें तो जो दूसरा इम्पॉर्टेंट विद्रोह था वो किसका था, वो जुनैदी का विद्रोह तो उसने दबा दिया था, तो एतगीन का था वो विद्रोह। और इसमें बाद में हम देखते हैं कि जब इस विद्रोह को भी दबा दिया गया तो दरबार में लगने लगा कि रजिया के खिलाफ जो है सामूहिक विद्रोह होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि बाद में एतगीन है, अल्तूनिया है, कबीर अयाज खां है, ये मिलकर विद्रोह करते हैं। और जब वो दिल्ली से बाहर होती है तो दरबार में भी एक गुट षड्यंत्र करके किसको रूलर बना देता है, जो इल्तुतमिश के ही पुत्र है बहराम शाह, उसको रूलर बना दिया गया। और जो रजिया सुल्तान है वो उसके खिलाफ एक जो विद्रोह हुआ था उसमें मुख्य रोल जो प्ले कर रहा था वो अल्तूनिया, जो कि भटिंडा का इक्तेदार था, वो कर रहा था। जब रजिया सुल्तान उस विद्रोह को दबाने के लिए गई हुई थी तभी दरबार में उसके खिलाफ षड्यंत्र होकर बहराम शाह को नियुक्त कर दिया गया शासक। अब देखिए, रजिया सुल्तान को जब ये खबर मिलती है तो रजिया सुल्तान ने अपना जो स्त्री होने का लाभ है वो उठाया, और उसने अल्तूनिया को अपनी तरफ से, जैसे रजिया सुल्तान डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी में भी बहुत दक्ष थी, यानी उसमें प्रशासनिक दक्षता तो थी लेकिन डिप्लोमेटिकली दक्षता भी थी, और बाकी मैंने बताया कि एज सेना नायक के गुण भी थे। तो जब अल्तूनिया का विद्रोह दबाने के लिए वो गई और उसको ये सूचना मिली कि दिल्ली में उसके खिलाफ विद्रोह भी हो चुका है और दिल्ली में बहराम शाह को शासक बनाया गया है, तो इसलिए उसने अल्तूनिया को अपनी तरफ मिलाने के लिए अल्तूनिया से विवाह कर दिया। इससे पहले अल्तूनिया याकूत को मार चुका, उसका कत्ल कर चुका होता है, और कत्ल करने से कहीं ना कहीं हम ये मानकर चलते हैं कि रजिया को बहुत मानसिक आघात पहुंचा होगा, अगर इसामी की बात का हम विश्वास करते हैं कि उनके बीच में प्रेम प्रसंग था। तो लेकिन रजिया सुल्तान, जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स या गद्दी के आगे, और बाद में कहावत भी है ना कि तख्त या तख्ता, कि या तो राजगद्दी मिलेगी या फिर तख्ता मिलेगा, तख्त या तख्ता, यानी या तो राजगद्दी मिलेगी और या फिर क्या मिलेगा, ताबूत, कि भैया मृत्यु मिलेगी। तो रजिया सुल्तान ने अपने उस याकूत के जो हत्या करने वाला अल्तूनिया था उसके साथ ही विवाह कर लिया, और ये भी माना जाता है कि अल्तूनिया उसका बचपन का साथी था या मित्र था, तो उसके साथ विवाह कर दिया। और फिर तब अल्तूनिया बाकी लोगों को भी साथ में लेकर, मतलब कुछ जातियां हैं जैसे राजपूत थे, जाट, खोकर बहुत वायलेंट माने जाते थे, उनको लेकर वो दिल्ली की तरफ गया। जबकि दिल्ली की तरफ जब वो गया तो बहराम शाह की जो सेनाएं थी उन्होंने, बहराम शाह की सेनाओं ने अल्तूनिया और रजिया को हरा दिया। अब वो वापस क्या करते बेचारे, वापस भटिंडा की ओर जा रहे थे, और बहुत सारी सेना उनकी छोड़ चुकी थी। उनको क्यों छोड़ चुकी थी, क्योंकि अब उनको पता था कि उनका जो ज़्यादा फ़ायदा होगा वो बहराम शाह की सेना में रहकर होगा, ना कि रजिया सुल्तान की सेना में। तो जब वो छोड़ चुके थे तो ऐसे दीनहीन से रजिया सुल्तान
और उसके पति की हत्या कर दी। वो की किसने? जो हिंदू डाकू थे, कुछ डाकुओं का ग्रुप था, वो कैथल के पास उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान, जिसका 1236 में कोरोनेशन हुआ था और जिसका नॉमिनेशन हुआ था उसके पिता द्वारा ही, उसकी 1240 में हत्या कर दी और उसका शासन जो है एक केवल बहुत शॉर्ट पीरियड 3 साल और 6 महीने के लिए रहा। अब जो पतन के कारण है उसमें मुख्य कारण आप फिर से मैं एक बार को आपको बता देती हूँ मोटा मोटा। एक तो उसका तुर्क सरदारों के विरुद्ध एक कॉम्पिटिटिव ग्रुप क्रिएट करना था, तुर्क सरदारों की कठपुतली बनने से मना करना था। फिर उसका कुछ नवाचार, जैसे मैंने बताया था कि वो पुरुषों के वेशभूषा में जाती थी, वो था। तीसरा उसका जो एक कंटिन्यूस स्ट्रगल चल रहा था राजतंत्र और उमरा वर्ग, वो उसका रिजल्ट भी रजिया सुल्तान का पतन था। याकूत के साथ उसके प्रेम प्रसंग को भी कई इतिहासकार मानते हैं, लेकिन जो लेटेस्ट विचारधारा है वो यही है कि क्योंकि उसने तुर्कों की मोनोपोली को उच्च पदों पर तोड़ा, उनका कठपुतली बनने से मना कर दिया, उलेमा वर्ग को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये सब जो है उसके पतन के कारण थे। आई होप कि मैंने बहुत शॉर्ट में, इसलिए मैंने अपनी स्पीड भी थोड़ी तेज़ की क्योंकि तुम बड़े वीडियो सुनते नहीं हो, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आप सबको ये बताया। थैंक यू सो मच।